नमस्कार, सियासी हलचल में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मिली हार ने सपा के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी। एक तरफ उपचुनाव में सपा के कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सुस्ती से सहयोगी दल चिंतित नजर आ रहे हैं। बड़ी बेचैनी है उनके अंदर। उपचुनाव का साइड इफेक्ट यह है कि सो भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने से लेकर जनवादी पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय चौहान तक अखिलेश यादव की एसी कमरे से बाहर निकलकर जमीन पर उतरने की नसीहत देते हुए उन्हें नजर आ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। माफ कीजिएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड कतिल शेख जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विलाल खान जी हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। और हसनैन कमर जो कि मीडिया संघ से है, इंजीनियर हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल विलाल खान जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। हमने विधानसभा चुनाव में देखा समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा फायदा मिला। तकरीबन ये माना जा रहा है कि 82 से 83% मुस्लिम वोट बैंक था वो सपा के खाते में गया था। तो यही वजह थी जो विपक्ष की सीट भी बढ़ी। लेकिन अब कहां चूक रह गई उपचुनाव में, जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है और एक बड़ी सेंधमारी आपके गढ़ में हुई है। आजमगढ़, रामपुर, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। राजेश जी, सबसे बड़ी बात आपसे ये मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। देखिए 2012 में आ रही है जी विलाल जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क हमारे मेहमानों से टूट गया। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं हमारे स्टेट हेड कतिल शेख जी का रुख करूंगा। कतिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कतिल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन जी पा रहा हूँ। कतिल जी, कैसे देखा जाए समीकरण को, क्योंकि जो हताशा यहाँ पर समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही हमने देखा था। यही सवाल मैंने यहाँ पर विलाल जी से भी किया। विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा समाजवादी पार्टी को फायदा मिला था। यही वजह थी जो सीटों में इजाफा हुआ। लेकिन कैसे देखा जाए इस समीकरण को, एक बड़ी सेंधमारी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुई है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से हारी है तो उसके 2-3 कारण बहुत मजबूत कारण है। सबसे पहला कारण कि धर्मेंद्र यादव को जो उन्होंने खड़ा किया, उसकी जगह पर अगर वो गुड्डू जमाली को खड़ा कर देते, क्योंकि गुड्डू जमाली समाजवादी पुराने थे, मजबूरी के तहत उनको बहुजन समाज पार्टी से लेकर टिकट लड़ना पड़ा, क्योंकि अपनी जमीन भी उनको बचानी थी आगे का फ्यूचर देखते हुए। दूसरी चीज, धर्मेंद्र यादव वहां के स्थानीय नहीं थे, कभी वहां से इलेक्शन नहीं लड़े, अक्सर हमेशा पश्चिम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और एक बैग अखिलेश यादव ने अपने परिवार के एक ऐसे व्यक्ति को उतार दिया कि बस जैसे वो जीती जाएगा, ऐसा नहीं था। गुड्डू जमाली भी वहां के लोकल थे, इसलिए वोट काटने में लगातार वो मतलब पूरी तरीके से उन्होंने वोट काटा समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी को इस बात का हवा नहीं लगी थी कि हमारा इतना ज्यादा वोट काटा। उनको तो लग रहा था बस 10 विधायक जीत गए, अब एक सांसद जीतना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। वहां के कुछ स्थानीय नेताओं ने कहा, अरे साहब आप आइएगा भी मत, मैं इनको जिता के भेज दूंगा। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस में समाजवादी पार्टी रामपुर से भी हारी है और आजमगढ़ से भी हारी है। और कहां कहां से हारी है, आइए अभी आगे आपको दिखेगा परिणाम। पहली बात। दूसरी बात, आजम का बड़बोलापन, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, एक अजीब भावना, जेल से छूटने के बाद तो और भी उत्तेजना आ गई उनके अंदर। लगातार वो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। हम करें तो
वो बहुत अच्छा है, दूसरा करे तो बहुत बुरा है। तो मिला जुला कर इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी को ये सोचना है कि हमारी पार्टी में जैसे राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव एसी से निकलकर बाहर आए, तो एसी वाली बात तो उन्होंने एक तरीके से एक उदाहरण दिया है और बहुत सी बातें इसके पीछे छुपी हुई है, क्योंकि एसी तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा है मगर कहना वो अखिलेश यादव को कुछ और चाह रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी की राह इतनी आसान नहीं। शिवपाल यादव बहुत पुराने नेता है, अखिलेश यादव से पहले से राजनीति कर रहे हैं, मुलायम सिंह के साथ लगातार वो संघर्षों में रहे। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को भी किनारे कर दिया, आजम खान जेल से छूटे सीधे मंच पर पहुंच गए, फिर भी उनके तर्क वही है। तो मिला जुला कर हारने की वजह भी यही है, इसका कोई वो नहीं है सब्स्टिट्यूट कि उन्होंने हरा दिया, स्वयं अपने सीट को हारने की वजह समाजवादी पार्टी स्वयं है। बिलाल खान जी, क्या यही वजह है, ओवर कॉन्फिडेंस था आपको कि हमारा तो गढ़ है आजमगढ़ और रामपुर, और यही वजह थी सुस्ती की अखिलेश यादव की जो कमरों से बाहर नहीं निकले, जिसका खामियाजा आज समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा, जो हार मिली है? इतना प्यार, इतना आभार समर्थन अगर मिला हमें तो मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने प्यार और सम्मान न दिया होता तो इतना परसेंट हमें वोट न मिला होता। दूसरी चीज कि कुछ दिक्कतें यहाँ पे भी आती हैं कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी की सीट चेंज हुई, बदायूं से आजमगढ़ हुई, इसके कारण भी हो सकता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि देखिए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार समाजवादी पार्टी पे हावी थी, साम दाम दंड भेद कुछ किस तरीके से करके बस उनको हरवाया जाए। तो आपने भी प्रशासन का रुख देखा होगा, किस तरीके से उनका नजरिया था, किस तरीके से उनका अंदाजा था, किस तरीके से वो छल कपट कर रहे हैं, किस तरीके से वो डांट फटकार कर रहे हैं, किस तरीके से वो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, भगा रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। आपको भी पता होगा कि रामपुर में 900 बूथों पे मात्र 6 वोट पड़े हैं। इससे क्या पहले हुआ है क्या? हमने भी सत्ता चलाई है, 5 साल हम भी सरकार में रहे हैं, लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र की समाजवादी पार्टी ने हत्या नहीं करी है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में इतनी बुरी पटखनी मिलना ये एक बड़ा सवाल है। अब आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाएंगे, जमीन तैयार करने की बात करेंगे, ठीक है। बसपा की बात करें, बसपा तीसरे नंबर पर आई है, बसपा को भी अच्छे वोट मिले। देखिए आपसे आगे बढ़ती हुई दिखाई कहीं ना कहीं काटने का भी काम किया है, और जब ऐसा ही लगता है तो मायावती जी के प्रत्याशी क्यों उतारती है? खुद उनको बीजेपी को समर्थन कर देना चाहिए, सपोर्ट कर देती। अरे मायावती तो ट्वीट कर कह रही है कि अब बीजेपी को अगर कोई आगामी टक्कर देगा तो वो बसपा ही टक्कर देगी। आप तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मायावती जी आपको खुद पता है कि ईडी और सीबीआई से डर चुकी है, इसलिए एकदम जा करके भाजपा के जितने भी बड़े लीडर हैं उनके गोद में बैठ चुकी हैं। ये आपको भी पता है कि वो खुल करके नहीं आई। ये बताइए क्या प्रत्याशी चयन में गलती हुई? क्या प्रत्याशी चयन में गलती हुई है, चूक हुई है? ये मंथन का विषय है, आत्मंथन का। नहीं, हम कहीं ना कहीं अगर हारे हैं तो उससे मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि 2024 का भी चुनाव हमें कैसे लड़ना है, कितनी मजबूती से लड़ना है, पूरा समीकरण बनाएंगे। भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन पहले रूप में जिस तरीके से माननीय उस दिन योगी आदित्यनाथ जी भी बनारस से जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी सरकारी मशीनरी पर सवाल, तो कभी सर ये मुख्यमंत्री आने जाने हो रहा है। तो मैं उसको खुल करके कह रहा हूँ, खुल के कहने में क्या दिक्कत है? वो बनारस जाएंगे, ग्वालीपुर जाएंगे, हो सकता हो आजमगढ़ भी जाते हैं, उनका अपना कार्य है, वो मुख्यमंत्री है भाई। आज ये जो बोल रहे हैं, नहीं मैं मानता हूँ कि वो मुख्यमंत्री है, वो जाए, लेकिन कम से कम किसी सत्ता में रह करके पुलिस का गलत दुरुपयोग तो ना करे, पुलिस को गलत कामों में तो ना लगाए, पुलिस को छल कपट ऐसा कोई तथ्य है आपके पास? तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं।
कोई तथ्य है आपके पास? सर आरोप लगाना विपक्ष का काम है, आपने जमीन तैयार करना शुरू किया। चलिए तमाम वीडियो है, तमाम वीडियो हमारे पास आजमगढ़ की, तमाम वीडियो हमारे पास। ठीक है, अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, आप लोगों की तरफ से शिकायत की गई क्या? शिकायत की गई क्या? हमारे पार्टी पेज पे आप देख लीजिएगा, उस चिट्ठी को लिख करके मेंशन किया गया है और चुनाव आयोग से डायरेक्ट शिकायत की गई है, लेकिन उस पर चुनाव आयोग एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दिया। चलिए कंचन जी आपके पास आऊंगा। कंचन जी आवाज आ रही है आप तक? मैडम गंभीर आरोप यहाँ पर है, आपने बड़ी सेंधमारी कर दी, इसमें आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और जिसकी वजह से आप यहाँ पर जीत पाए। एक गंभीर आरोप यहाँ पर बिलाल खान जी की तरफ से लगाया गया। जब जी उनसे बिलाल खान जी से पूछिए कि अगर मशीनरी का दुरुपयोग है तो आप लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप लोग जब से विधानसभा चुनाव हुआ हो या फिर 2012 से लेकर के अभी तक के जो भी चुनाव हुए हैं, आपके पास इन्हीं 2, 3, 4 गिनी चुनी बातों के अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। आप कहते हैं ईवीएम पर दिक्कत हो गई, आप कहते हैं कि ईवीएम उठा के ले गए, आप कहते हैं कि मायावती जी ने साथ दे दिया, आप कहते हैं कि बीजेपी ने गुंडागर्दी कर दी, आप कहते हैं न जाने इसी तरीके के बहुत सारे वाक़यात 2, 3, 4 रखे हुए हैं। और वह जब से आप हारते चले आ रहे हैं तब से आप यही सब बोलते चले आ रहे हैं और सब आपके एक से एक प्रवक्ता भी यही बोलते हैं, आपके बड़े नेता भी यही बोलते हैं। थोड़ा सा अपने आपको झांक कर देखिएगा, अपने अंदर झांकिए, आपकी क्या कमियां हैं, आपने क्या गलतियां की है कि जिसमें आपका घर माना जाता था, जो आजमगढ़, जो रामपुर आपके गढ़ के नाम से जाना जाता है। वैसे हमेशा से मैं कहती रही हूँ कि वो तथाकथित है, कभी किसी का गढ़ नहीं होता, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना किसी का नहीं होता। जो अभिमान था इनका वो खंडित हो गया है, वो खत्म हो चुका है। इसीलिए ये विचार करने वाली बात है और बहुत गंभीर बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। राजेश जी, हो सकता है उपचुनाव कहने के लिए उपचुनाव हो और ये अपने लोगों को, सपा के लोगों को ये बताएं कि नहीं भाई, अपनी दिलासा देने के लिए कहें कि नहीं भाई चुनाव है, बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है और क्या हुआ तो चला गया। लेकिन इनको इस बात से विचार करना चाहिए कि छोटा उपचुनाव भले ही हो, लेकिन आपके लिए आपकी इज्जत थी आजमगढ़, आपकी नाक थी आजमगढ़ और रामपुर, वो चली गई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत में जाता है कि वो चला गया जहाँ से आपकी इज्जत, जहाँ से आपके पूरे चुनाव लड़ते थे, वो आपका घर चला गया, तो आपका कुछ नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में आपका कुछ भी बचा नहीं है। आप अपनी नाक संभालिए, अपनी टोपी संभालिए, अपनी पार्टी, बाकी नहीं पार्टी की बात तो राजेश जी, अपन की पार्टी भी कहाँ बची है? पार्टी के लोग ही अखिलेश जी को कह रहे हैं कि वो इसी से ही निकलना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग चुनाव हार गए। तो पहले अपनी पार्टी संभाल लीजिए, वो जो आपसे खफा है, जो आपसे नाराज है, उन लोगों को मनाइए। इसके बाद में सोचिए, विचार करिए, ठीकरा मत फोड़िए मायावती जी पर, ठीकरा मत फोड़िए बीजेपी पर। बीजेपी बहुत मेहनत करती है, तब जाकर के आपके गढ़ जैसे इलाकों में भी हमारी बहुत होती है। आप लोग भी मेहनत करिए, मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सहानुभूति तरीके से मैं आपको कहूंगी, आप लोग विचार करिए बैठ करके, ये मत मारिए, इस डिबेट में आकर के ये मत बोलिए इसने कर दिया उसने कर दिया। ये बात आप विचार करिए और आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपकी पार्टी इतनी मेहनत करती है कि कम से कम समय पता था कि वो हार रहे हैं या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, 2 में से एक था उनका और इसीलिए वो हार गए। तो इन सब चीजों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है। ये यहाँ वहाँ बातें घुमा करके और अपने ऊपर दोष ना लेकर के थोड़ा सा समझदारी के साथ में इन चीजों को विचार करें, विमर्श करें और उसे हार जो हुई है उसे स्वीकार करें। ये हमेशा अभिमान के लेवल पे चढ़े रहना अच्छी बात नहीं है। चुनाव है, हार जीत होती रहती है, लेकिन जब आपका घर चला जाए, गढ़ चला जाए, आपकी नाक चली जाए, तो फिर बैठ करके चुपचाप विचार करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। और जब आप स्वीकार कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी जीत के रास्ते पर या अपनी कमियों को मिटाते हुए अपनी चीजों पर आप चलना स्वीकार करेंगे। मैं इस पर आपके पास सीट हारने से, मैडम 2 सीट हारने से हमारी नाक नहीं कटी है। हम हार का विषय है, आपके सहयोगी दल ही आप पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नहीं, आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री पूरी समझ गए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में नाक कर गए, उसको क्या कहेंगे आप? क्या होता है? आपके कहने से कुछ नहीं होता ना, आप हो रहे हो। आपको कट गई, ठीक है, हमारी नाक कट गई, ठीक है, 2 सीटों में हम विचार करेंगे, हम फिर जीतेंगे, लेकिन
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे देश को लाभ कर गया, उससे क्या कहना है आपका? बता रहा है, पत्रकार बता रहे हैं, बाकी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम आपके एक अच्छे विपक्षी या प्रतिपक्षी जो भी समझ लीजिए, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप हैं तो अभिमान से नीचे ही नहीं आप करना हमें चाहते। समझाइए नहीं मैडम, और हम बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं, और हमें समाजवादी पता है पार्टी कि आप समझते नहीं है और समझेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश जी की पार्टी रही से बात आप नहीं जो समझेंगे। मुद्दे वाली बात है, अभिमानी उससे नहीं बात होगा करिए आज ना। तक आपका अभिमान तीसरा करेगा बोलना तब ना और सुनाई ना देगा, बोलना, तब ना ये समझ में बताइए आएगा। इसमें। लेकिन समाजवादी जब पार्टी तक ने अभिमान कितना विकास रहता किया है ना, उस पर उतरता भी बात तभी कर है, लीजिए तब आप। खत्म हो जाता है। मुझे आपके लगता है कि पूरा कार्यकाल जब में साफ 5 हो साल में जाएगा कितना तभी विकास अभिमान हो गया, करेगा। कितना जनता को दिख गया, ये तो जनता नहीं देखी अभी तक। केवल नाम बदलने के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा क्या क्या है लोगों को। चलिए लौटूंगा, लेकिन विलाल जी आप ये भी देख रहे हैं कि आपके सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं। मैं हसनैन कमर जी आपके पास आऊंगा। सर उनको सत्ता का हो सकता है भूख हो गया, हो सकता नहीं, है अरे सत्ता में तो जाना, आपके आपके दल थे, अब तो जाना। उन्हें चिंता सताने लगी, बेचैनी हो गई उन्हें कि अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे वो 2024 में क्या सोच करेंगे, रहे होंगे कि हम अपना कैरियर 2024 में खराब क्या करें, करेंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमर हसनैन जी। हसनैन जी आपसे ही समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से सपा के हाथ से उनका गढ़ खिसकता हुआ नजर आया, क्या ये नेतृत्व पर सवाल उठता है? अखिलेश के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं कमी रह गई ये नेतृत्व में, बड़ी जी बिल्कुल। इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? देखिए अखिलेश जो है, जब से आप देखिए 2017 के बाद से लगातार वो चुनाव हारते चले जा रहे हैं, और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश जी को लग रहा था कि उनकी सरकार प्रदेश में बन जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं वो काफी पीछे छूट गए। उसके बाद से लगातार अखिलेश जी के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। तो अखिलेश जी के ऊपर ये जो बाई इलेक्शन था, उसके अंदर ये हार बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट फेल था अखिलेश जी का। जैसे कि उनके साथी लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं तो जो उनकी टीम थी वो नजर नहीं आई, पूरी टीम वर्क नहीं नजर आया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बड़ा इलेक्शन जो समाजवादी। लेकिन हसनैन जी, जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष यहाँ पर जमीन तैयार कर रहा है, कितनी सच्चाई है इनके आरोपों, कैसे देखा जाए? चलिए संपर्क टूट गया हमारा हसनैन जी से, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कतिल जी आपके पास आऊंगा। कतिल जी, क्या वाकई नेतृत्व की कमी थी, और जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? कतिल जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? कतिल जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर कतिल जी का रुख करूंगा, मैं लौटूंगा बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ। कंचन जी आप तक आवाज आ रही है? लगता है मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हम आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही अहम सीट थी और बहुत ही चर्चित सीटें हैं, और ये समाजवादी पार्टी का शुरुआत से ही गढ़ मानी जाती रही। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, और जिसके बाद एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी के द्वारा की गई, और जिसको लेकर विपक्ष में कहीं ना कहीं हताशा देखने को मिल रही है। तमाम तरह के सवालात यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्यों ये 2 सीटें चली गई। फिलहाल जी यहां पर हमने सुना हसनैन जी जिस तरह से कह रहे थे, मिसमैनेजमेंट एक बड़ी वजह है, एकजुटता दिखाई नहीं दी गई। विलाल जी, बड़ी वजह है मिसमैनेजमेंट? अगर सक्रिय रहते अखिलेश जी, अगर जमीन पर उतरते, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। विलाल जी, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पाया तो आपको बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो चलिए विलाल जी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है जी। विलाल जी, यहाँ पर हसनैन कमर जी को सुना, उन्होंने कहा है कि मिसमैनेजमेंट था, एकजुटता नहीं दिखाई गई, अखिलेश यादव जमीन पर नहीं दिखाई दिए, नेतृत्व पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक आत्ममंथन की जरूरत है कहीं ना कहीं, ये नहीं कि आपने दूसरी पार्टी पर आरोप लगा दिया,
सरकारी देखिए, मशीनरी के दुरुपयोग, तमाम राजेश, तरह के सबसे आरोप। बड़ा सवाल ये है कि जो ये सवाल कर रहे हैं उनसे मैं भी अपना सवाल ये पूछ रहा हूँ निश्चित रूप से आप अपना सवाल कर सकते जिस तरीके से 2012 में आपने सीटों का अंतर देखा और 2017 भी देखा, 2022 नहीं, भी देखा। यही तो वजह है, एमवाई फैक्टर बहुत मायने रखता है ये दोनों ही सीटों पर। क्या ये माना जाए कि सुनिए सर, एमवाई फैक्टर बहुत 2017 में आपने हमारी सीटों का अंतर देखा होगा, 2022 में भी आपने देख लिया। माननीय अंतर देखा, यादव जी, लेकिन वही इसी से अन्य छोटे दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़े 2022 का, और सफल नहीं हो सकता। उन्हें हार मिली, ठीक है, लेकिन जितना जो परसेंटेज हमें मात्रा है, जो परसेंटेज कि जितना परसेंट हमें 2012 में, 2017 में, 12 में, 17 में मिला, उससे कहीं ज्यादा 2022 में मिला। फिर भी हम सत्ता से बाहर हैं। फिर भी हम सत्ता से बाहर हैं। बिलाल जी, जो लेकिन सियासी हम प्रयोग कहीं न आपकी कहीं तरफ सीटों से की किए बढ़ोतरी गए, किया। बिलाल जी, सियासी प्रयोग जी। आपकी तरफ से किए गए, सोशल इंजीनियरिंग की गई विधानसभा चुनाव में 2022 में, ठीक है, आपकी सीटों का परसेंटेज बढ़ा, हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में आपके जो संगठक हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, वो बेचैन हो गए हैं कि अब आगे वो क्या करेंगे। अब आपका आगे की रणनीति पर सवाल उठने लगे। एक छोटा सा मुद्दा मैं आज कह रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव करा ले, और जिस दिन करा लेगी, अगर जीत जाएगी तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी निष्पक्ष चुनाव नहीं कराती? बीजेपी जिस दिन कह तो दिया सर कि जिस दिन निष्पक्ष चुनाव करा दे, उस दिन अगर वो आ जाए सत्ता में तो मैं यूपी का फिर ये चुनाव जो होते हैं इसको कैसे देखा जाए? जनता पहुंचती है, वोटिंग होती है, लोग जाते हैं, मतदान करते हैं, सरकारी मशीनरी काउंटिंग का होती किस है। तरीके से दुरुपयोग किया। अगर किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से कम से कम हमें कतिल जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कतिल जी कुछ कह रहे हैं, रुक जाइए बिलाल जी, बिलाल जी रुक जाइए, बिलाल जी रुक जाइए, सर बिलाल जी रुक जाइए, कतिल जी, ठीक। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाई, चचेरे भाई है धर्मेंद्र यादव, उनके प्रचार में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाते हैं, तमाम ऐसे नेता नहीं जाते, शिवपाल यादव नहीं जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पार्टी में इस तरीके का मनमुटाव लगातार बना हुआ है और बाहर में ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग एक है? ऐसा क्या है? आप पार्टी में पहली बात तो सब लोग एक होकर इलेक्शन लड़िए, तब तो किसी चीज पर ये निष्कर्ष निकल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते नहीं है, शिवपाल यादव इलेक्शन उनको पूछा नहीं जाता है, तो पार्टी किस बेस पर इलेक्शन लड़ रही है? मुलायम सिंह यादव जी अब उस कंडीशन में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सफर वगैरह कर सके, उनकी तबीयत वगैरह चलिए उनको छोड़ के, मगर शिवपाल यादव तो आपके एक नेता है और पार्टी के विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनको तो आप पूछते नहीं है। आप सीधे आरोप लगा देते हैं ईवीएम गड़बड़ है, पुलिस तंत्र गड़बड़ है, डीएम गड़बड़ है, एसपी गड़बड़ है, सबको बदल डालो। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, मैं बता रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। चलिए बता दीजिए क्या वजह है शिवपाल जी की नाराजगी की, जो साफ तौर पर खुलकर अब निकलकर सामने आ लगी चुनाव के बाद ही? चुनाव के पहले आप मना लेते हैं और उसके बाद फिर नाराजगी देखने को मिलती है। राजेश जी, दीपू जी से पूछिए, बहुत करीब है आजमगढ़ दीपू जी के घर के पास से। दीपू कमल हसन दीपू जी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, इनके बहुत करीब है, बड़े दल को साथ नहीं लेंगे इस बार। और ये उन्होंने कहा था इस मंच के माध्यम से अपने कि हम छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन छोटे दलों में माननीय शिवपाल यादव जी की भी पार्टी थी, राजभर जी की भी पार्टी थी, तमाम छोटे संजय जी की भी पार्टी थी, तमाम छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के इस बार उन्होंने 2022 का इलेक्शन लड़े। लेकिन हाँ, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी रह गई जो हम सरकार में ना आ पाए। और 2022 में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी मशीनरी का, प्रशासन का गलत सर वो एक ही आरोप है आपके पास, एक ही आरोप है आपके पास, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना। खुद में आत्ममंथन का, आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। ट्विटर से उतरकर अखिलेश जमीन पर नहीं दिखाई दिए, जमाने भर का कलेश दिखाई दिया, ठीक है। केंद्र में जब तक राहुल जी की सरकार रही है तब तक कोई आरोप मशीनरी पे क्यों नहीं लगा?
मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, आज कंचन क्यों जी लग रहा है जवाब दे मंत्रिमंडल पे आरोप? अरे हसनैन जी, कंचन आप बताइए, बताइए आप क्या बात है, बताइए पूरी बात बताइए। जौनपुर से बहुत करीब है आजमगढ़, बात कर रही है सर आपकी। बिलाल जी को पूरी बात बताइए आप। बताइए हसनैन जी, आपसे सवाल है। चलिए, देखिए सीधी सी बात है कि संगठन कहीं ना कहीं चुनाव नहीं लड़ पाया। बीजेपी का जो मैनेजमेंट था वो जबरदस्त था, और खास तौर पे देखा जाए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। सर बीजेपी का मैनेजमेंट, ईडी और सीबीआई, इतना अच्छा मैनेजमेंट तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। सर आप ये कहने की बात है सीबीआई और ईडी है, वो तो देखिए जिसकी सरकार रहती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाए जब यूपीए की सरकार की, तब भी कहा था कि सीबीआई जो एक पिंजरा है तोता है उसके अंदर रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, जिसकी सत्ता रहती है वो तो कहीं ना कहीं करता है, लेकिन चुनाव मैनेजमेंट से किया जाता है। बीजेपी का जो मैनेजमेंट था वो सरबरी था। आप देखिए कि पूरी टीम लगी हुई थी। आपके जो साथी हैं वो खासतौर पे ओम प्रकाश राजभर, आपके केशव दो मौर्य, आपने उनको गिफ्ट दिया और फॉर्च्यूनर गाड़ी उसकी वापस के लिया। ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। प्रचार के लिए दिया गया था, उन्हें गिफ्ट नहीं किया गया था, प्रचार के लिए दिया गया था। कुछ भी हो कर लेंगे, लेकिन ये मायने रखता है। वोटर जनता जो जानते हैं। आप देखिए, आप मुस्लिम जब होता है आपको वहां से बुला, ठीक है सर, मिसमैनेजमेंट एक बड़ी वजह, नेतृत्व पर गंभीर सवाल और कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय खत्म होता है। माफी चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से, समय अब हमें इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उपचुनाव में जिस तरह की सेंधमारी हुई, समाजवादी पार्टी की गढ़ कही जाने वाली दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तो हौसले बुलंद हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर आने वाले 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, इसका कितना रिएक्शन, कितने साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बीआईपी न्यूज के साथ।